और चैनल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता। तो फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा और हमारा और मनोबल बढ़ेगा कि हम और अच्छे से और महत्वपूर्ण इस श्रृंखला को आपके सामने पेश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज का पहला प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या किसी भी विभाग के लिए, ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में सत्य है। पहला कथन क्या कह रहा है? किस अर्थव्यवस्था में किसका उत्पादन होगा, कितना होगा और उनकी बिक्री किस कीमत पर होगी, इन सभी का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है। इसमें सरकार का कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्गम स्रोत एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस को माना जाता है। और द वेल्थ ऑफ नेशन जो लिखी गई थी वो 1776 में लिखी गई थी। तो आपका प्यारे दोस्तों दूसरा कथन भी सही है। तो सही कूट से आपका सही उत्तर चुनना है। तो कूट क्या कह रहा है कि 1 और 2, केवल 1, केवल 2 या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों सही है। दोनों कहाँ पे दे रहा है? पहले पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि राज्य अर्थव्यवस्था के विषय पर चर्चा करें। पहला कथन है कि इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। और कब दिया था? 1818 से 1883 के बीच दिया था, ये भी याद रखिएगा। अगला कथन है कि बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप सोवियत संघ में राज्य अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, यानी कि जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप सोवियत संघ में राज्य अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, ये भी ध्यान देने बात योग्य दोस्तों। तो आपका पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन, ये तीनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो कूट से उत्तर का चयन करना है। कूट क्या कह रहा है? केवल 2, केवल 1, 1, 2 और 3, केवल 3। तो दोस्तों आपके तीनों कथन सही हैं। तो तीनों कथन कहाँ पे दे रहा है? सी पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अर्थशास्त्र में द्वितीयक क्षेत्र का कौन कथन सही है? आइए देखते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। ये भी कथन सही है। अगला कथन क्या कह रहा है? कि इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, जिस कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल कथन ये सही है। तीसरा कथन क्या कह रहा है? कि लौह और इस्पात, वस्तु उद्योग, फर्नीचर उद्योग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ये भी कथन सही है। चौथा कथन कह रहा है कि इसमें कुशल को, श्रमिक को हाइट जॉब तथा उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप संलग्न श्रमिक को ब्लू कॉलर कहा जाता है। इसमें जो कुशल होते हैं उन श्रमिकों को व्हाइट जॉब तथा उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक को क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर कहा जाता है। तो कूट से उत्तर चुनना है। तो पहला, दूसरा, तो यहाँ पे तो आपके चारों कथन सही हैं। और चारों कथन कहाँ पे आ रहा है? सी पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है दोस्तों? डी पे आ रहा है, माफ़ कीजिएगा, डी पे आ रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का प्राथमिक सूचक सकल उत्पाद में वृद्धि है। तो ये कथन सही है। दोस्तों पहला कथन सही है। अगला कथन क्या कह रहा है? अन्य शब्दों में लंबी समय अवधि में देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक समृद्धि कहते हैं। ये भी कथन सही है। अगला कथन है कि अतः प्रति व्यक्ति आय किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड माना जाता है।
तो ये तीनों ही कथन क्या है दोस्तों, सही हैं। तीनों कथन किस कूट में सही आ रहा है, आइए देखते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। केवल तीसरा, केवल दूसरा, केवल एक, तो तीनों ही कथन पहले पे सही आ रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? पहला कह रहा है आधारभूत आवश्यकता दृष्टिकोण, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक, क्रय शक्ति समता निधि, निवल आर्थिक कल्याण मापक। तो ये चारों ही विधियां हैं दोस्तों। क्या हैं? ये चारों ही विधियां हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, चौथा भी सही है। तो ए पे दिया हुआ है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? प्रश्न क्या है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शन है महबूबुल हक, जॉन मार्शल, महबूबुल हक, जॉन मार्शल दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आंसर आप भी दीजिए दोस्तों। तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा जिसने प्रस्तुत किया था वो थे महबूबुल हक। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। फटाफट से आंसर में कमेंट करके दीजिए कि महबूबुल हक द्वारा मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई थी वो कब की गई थी? राष्ट्रीय आय, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजनेट्स को, साइमन मार्शल को, जॉर्ज शॉ को, या इनमें से सभी को? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों साइमन कुजनेट्स को। इसको माना जाता है साइमन कुजनेट्स को। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व खुशहाली रिपोर्ट के माप के आधार नहीं है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट के माप के आधार नहीं है। क्या कह रहा है? प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, या जीडीपी? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट के माप के आधार नहीं है जीडीपी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है, आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो ये पहला कथन तो आपका सही हो गया। अगला कथन क्या कह रहा है? निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, तथा मानव संसाधन का विकास एवं निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के दौर में गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना। तो दोनों कथन सही हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास की संकल्पना आदि भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता पूर्व से ही प्रयास किए गए। तो ये तीनों ही कथन क्या है दोस्तों? सही हैं। तो कूट में कहाँ दे रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप और प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के इंडियन इकोनॉमी के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं, जो 1000 से 15,000 प्रश्नों की श्रृंखला में दिया गया है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को देखते हैं, जितना ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों तक पहुँचते हैं दोस्तों। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है दोस्तों जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाता है। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। चलिए चलते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड मॉडल पर, चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर, पीसी महालुमिनस मॉडल पर, इनमें से कोई नहीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? फटाफट से कमेंट में आंसर दीजिए। तो दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना जिस मॉडल पर आधारित थी वो थी चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफल का क्या कारण था? भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, सूखा 1965 से 1966, यानी में से सभी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफल का क्या कारण था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफल का कारण था इनमें से सभी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, या फिर
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न क्या है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई थी। तो विकास केंद्र उपागम की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्रम अनुसार सुमेलित कीजिए। 20 सूत्री कार्यक्रम कब हुआ था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, फिर अंत्योदय योजना। तो प्यारे दोस्तों, पहले हुआ था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो कि 1974 में हुआ था। कब हुआ था ये भी याद रखिए, ये हुआ था 1974 में। ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम कब हुआ था, तो 20 सूत्री कार्यक्रम हुआ था दोस्तों 1975 में। अंत्योदय योजना कब हुई थी, तो अंत्योदय योजना हुई थी दोस्तों 1977 से 78 के बीच में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा के प्रकार बताने हैं आपको, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा या फिर प्लास्टिक मुद्रा। तो दोस्तों चारों ही मुद्राएं के प्रकार हैं जो कि सही हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आइए देखते हैं। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति हिल्टन यंग आयोग द्वारा की गई, ये सही है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ये भी सही है। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है, दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो लेखा वर्ष माना जाता है वो माना जाता है 1 जुलाई से, याद रखिएगा 1 जुलाई से माना जाता है और ये माना जाता है 31 जून तक, 30 जून तक। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या सही हो जाएगा, डी आंसर इज द राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है, CRISIL का पूर्ण नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगला है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, या इनमें से क्यों नहीं। तो दोस्तों सी तो हो नहीं सकता क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्यूरो दिया हुआ, इसको बी से होना चाहिए। तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका सही आंसर होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होगा, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। आइए आगे देखते हैं। चलिए आगे प्रश्न पूछ रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI के उपयोग हैं मुद्रास्फीति के व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में, सरकारों तथा केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण तथा कीमत स्थिरता निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में, कर्मचारी के महंगाई भत्ता निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो दोस्तों ये तीनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। तीनों कथन कहाँ पे सही है, ए पे। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन तैयार किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन तैयार किए जाते हैं भारतीय विकास परिषद के द्वारा, भारतीय उत्पादकता परिषद के द्वारा, भारतीय आय समिति द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन तैयार किया, तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन तैयार किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिए, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। ये ऑप्शन है प्रथम, दूसरी, तीसरी, पाँचवीं। तो गरीबी हटाओ का नारा जिस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों वो था पाँचवीं। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ब्याज की वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन क्या हैं, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है कहलाती है रेपो दर, रिजर्व रेपो दर, प्राथमिक दर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है वो कहलाती है प्राथमिक दर। तो आपको क्या हो जाएगा, सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
दोस्तों एक बार प्रश्न फिर से सुन लेते हैं। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है क्या कहलाता है? दोस्तों देखिए, कुछ बुकों में प्राथमिक दर दे रहा है, लेकिन आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? रेपो दर। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है वो क्या कहलाएगा? रेपो दर। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसका ए आंसर होगा। आगे है, राष्ट्रीय आय क्या होती है? बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत यानी फैक्टर कास्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत निवल घरेलू उत्पाद, उत्पाद लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट में आंसर दीजिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय जो होती है वो होती है उत्पादन लागत यानी फैक्ट कास्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय बैंक के परिणात्मक उधार यानी साख नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बैंक दर नीति, खुला बाजार प्रचालन, नगद रिजर्व अनुपात, नैतिक दबाव। केंद्रीय बैंक के परिणात्मक उधार यानी साख नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? आपके पहले ऑप्शन क्या हैं? बैंक दर नीति, खुला बाजार प्रचालन, नगद रिजर्व अनुपात, नैतिक दबाव। तो ये हो जाएगा दोस्तों नैतिक दबाव। क्या आंसर हो जाएगा आपका? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जनपद जिला स्तर पर कार्यरत है? राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राइमरी कृषि ऋण सोसाइटी, आरबीआई। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो जनपद यानी जिला स्तर पर कार्यरत है वो केंद्रीय सहकारी बैंक। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है कार्ल मार्क्स से, नर्क्स ने, एडम स्मिथ ने या फिर उपयुक्त में से किसी ने नहीं दिया था? तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? फटाफट से आंसर दीजिए। तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जिससे संबंधित है वो संबंधित है नर्क से। तो नर्स ने दिया था, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप मेरे और चैनल प्रश्नों को देखना चाहते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जैसे शीशा तलाश कर। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।